कोई भी क्रांति जमीन पर होने से पहले यहां से शुरू होती है। आज हम एक ऐसे ही रिवॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिया, गवर्नेंस का एक नया तरीका दिया। और वो रिवॉल्यूशन जो है उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोसाइटल सेज पीयूष। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो लाइक भी कर दें और कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। फ्रांस की रिवॉल्यूशन की शुरुआत से पहले कि ये रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको पीछे लेकर के जाना चाहूँगा। फ्रांस की क्रांति के वक्त यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त फ्रांस में जो रूल कर रहा था वो लुईस 16 था, लेकिन इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच लुईस 14 के वक्त ही पड़ गए थे। यहीं से इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई। कोई भी चीज, कोई भी क्रांति एकदम से नहीं आती, उसके लिए एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त होता है। जो लोग जुल्म भुगतते हैं वो कहीं ना कहीं फिर एक बार उसका विद्रोह भी करते हैं। तो लुईस 14 की बात कर रहे थे, तो लुईस 14 के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक अपने आप को ऐसा राजा समझता था। ये कहता था कि मैं ही राजा, मैं ही फ्रांस मुझसे बनता है, फ्रांस कुछ अलग नहीं है, मैं ही रूलर हूं फ्रांस का। ये इसका सोचने का तरीका था। ये योग्य था भले ही, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि ये फ्रांस की नेचुरल बाउंड्रीज ढूंढने के चक्कर में हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़े करते हैं। इसकी वजह से पूरे यूरोप का ध्यान हमेशा पैलेस ऑफ वर्साई पर ही रहता था। ये पूरा टाइम लड़ाई झगड़े में बिजी रहता था। इसने कभी भी पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मरते मरते इसे अकल आ गई और इसने अपने उत्तराधिकारियों से ये कहा कि जनहित के कार्य करना यानी कि पब्लिक वेलफेयर के काम करना, कभी युद्ध मत करना, वॉर मत करना और सही सलाहकार रखना यानी कि सही एडवाइजर्स रखना। ये हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट से बचे, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम करने की कोशिश करे। दूसरा, हमेशा पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे कि कैसे हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। और तीसरा, सही एडवाइजर का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वही हाल होगा जो लुईस 14 के बाद लुईस 15 और लुईस 16 का होगा। तो लुईस 14 के बारे में इतनी सी बात है। लुईस 14 के बाद जब लुईस 15 गद्दी पर बैठा तो उसको बियनएमे लुई यानी कि परम प्रिय लुई कह करके बुलाया जाता था। लेकिन ये परम प्रिय बिल्कुल भी परम प्रिय नहीं निकला। यह अपने पिता से भी ज्यादा बेकार, खत्म सक्सेसर निकला। इसने अपने पिता की किसी भी बात पर गौर नहीं फरमाया। हर चीज खुद एक्सपीरियंस करके नहीं सीखनी चाहिए, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन इसने दूसरों के एक्सपीरियंसेस से न सीखने की कसम खा ली। इसने अपने पिता के एक्सपीरियंसेस से कुछ नहीं सीखा। इसके पिता ने मरते मरते ये कहा था कि किसी से के साथ लड़ाई मत करना, पब्लिक वेलफेयर का काम करना और सही सलाहकार रखना, सही एडवाइजर रखना, लेकिन इसने कोई भी बात नहीं सुनी। ये बहुत ही एक विलासी किस्म का आदमी था जिसे ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी, जिसे पार्टियां करना खूब पसंद था और बगैर लड़ाई के, बगैर बात के ये हर किसी के साथ लड़ता झगड़ता था। इसने बगैर तैयारी किए इंग्लैंड के साथ वॉर किया और 7 इयर्स वॉर में बुरी तरीके से इंग्लैंड के हाथों, ग्रेट ब्रिटेन के हाथों इसने मात खाई। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन से नहीं, जब इसके अलावा ऑस्ट्रिया से भी ये उनके वॉर ऑफ सेक्सेशन में बुरी तरीके से इसको वहां पर भी चमाट पड़ी और वहां पर भी ये वॉर हारा। लुईस 15 भी मरते मरते इसको ये बात समझ में आ गया कि
भाई इसने जो डिजास्टर्स किए हैं, क्योंकि फ्रांस की जो ट्रेजरी है लगभग लगभग इसने खत्म कर दी थी, तो इसने अपने मरते से पहले बोला कि मेरी मौत के बाद प्रलय आएगी। और वो प्रलय का सामना किसने करना था? लुईस 16 ने करना था। ये लुईस 16 भी कोई अच्छा राजा नहीं था, ये भी अच्छा सक्सेसर नहीं था। निरपट्ट गधा अगर मैं कहूँ तो ये इसके लिए सही वर्ड हो सकता है। मैं इसके लिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें देखिए खुद कोई फैसला, खुद कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी, ठीक है। इसने कोई भी अच्छा निर्णय, अच्छा डिसीजन खुद नहीं लिया, लगातार अपने चाटुकारों से घिरा रहा। कभी किसी ने, इसने अच्छे एडवाइजर रखे, अगर किसी ने उसके अच्छे एडवाइजरों के बारे में कुछ भी कहा तो उनको भी इसने क्या किया? उनकी जगह से हटा दिया। और जो अच्छे एडवाइजर्स हो सकते थे, जो फ्रांस के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, इसने उन लोगों को भी अच्छा करने का मौका नहीं दिया। भोग विलास में पूरी तरीके से ग्रसित था, पूरी लग्जरी, पूरा ऐशो आराम, पार्टियां करना, सब कुछ करना, एंजॉय करना, सब कुछ किया इसने। खाली टाइम में अपने ये क्या काम करता था पता है? अपने घर की खिड़की से बैठ करके शिकार खेलता था, अपने महल की खिड़की से शिकार करता था और खराब तालों को ठीक करने की कोशिश करता था। बताइए, एक राजा को क्या इन कामों में बिजी रहना चाहिए? ये एंटरटेनमेंट का सोर्स था इनका। तो ये बड़े ही बेकार से काम करता था लुई 16। इसके अलावा कम नहीं हुआ तो इनकी बीवी और इनसे खतरनाक हो गई। मैरी इनकी बीवी का नाम था, मैरी। तो मैरी ने क्या किया भाई, वो सिर्फ ऐशो आराम, लग्जरी में, अपने मेकअप में और क्रीम पाउडर लगाने में अगर बिजी रहती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने मेकअप, अपने सब चीज़ों के अलावा उसको बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट था फ्रांस की पॉलिटिक्स में। एक तो उससे लोग वैसे ही चिढ़ते थे क्योंकि मैरी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया फ्रांस का दुश्मन देश था। बताइए, कोई इंडिया में कोई इंडियन लड़का किसी पाकिस्तानी लड़की को ले आए, या कोई इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी कर ले, तो कैसा हमारे यहाँ अजीब सा माहौल हो जाता है, ठीक है। जैसे सानिया मिर्जा के टाइम पर भी हुआ, उनको इंडिया में कोई लड़का नहीं मिला, वो पाकिस्तान गई शादी करने के लिए, खैर उनका निजी विषय है, लेकिन इंडिया ने उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। और वही सिचुएशन क्या होती है यहाँ ऑस्ट्रिया में भी हुई, जब लुईस 16 ने ऑस्ट्रियन राजकुमारी से शादी की और इनकी पत्नी मैरी का कॉन्टिन्यूअस इंटरफेरेंस रहा कहाँ? फ्रांस की पॉलिटिक्स में। ये कोई भी सही बंदा अगर रखते थे जो मैरी के खर्चों में कटौती करे, तो मैरी तुरंत इनके पास जाकर के उसकी चुगली कर देती थी और उसको ऑफिस से हटवा देती थी। ये तो इनका और इनकी राजकुमारी का काम है। अच्छा, मैरी को उसकी माँ ने और उसके भाई ने ये एडवाइस दी थी कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे, वो फ्रांस की पॉलिटिक्स से दूर रहे, उसके हाथ जल जाएंगे। लेकिन उसने अपने हाथ तो जलाए, साथ में इन भाई साहब के भी हाथ जला दिए, अपने पतिदेव को भी मरवा। तो ये पूरी कहानी है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। अब आते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, क्या वजहें थी और क्या कारण, और क्या क्या चीज़ें आगे आउटकम निकले। ये तो थी कहानी फ्रांस की बॉर्बन डायनेस्टी के 3 खराब रूलर्स की, 3 फेलियर्स की, जिन्होंने अपने रूल में कुछ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फ्रांस को उन्होंने गर्त में ज़रूर डाल दिया। तो बॉर्बन डायनेस्टी के बाद आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। जब हमने इतना सा पढ़ लिया है तो अब बात करते हैं कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन के पीछे क्या वजह थी, आखिर क्यों फ्रांस का में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड तैयार करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। उससे पहले जान लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस आखिर था कैसा,
क्या क्या वजहें थी फ्रांस की इस क्रांति की, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ठीक है, उन कॉजेज की बात करते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ गिने चुने कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज सोशल कॉज, दूसरा कॉज पॉलिटिकल कॉज, तीसरा कॉज इकोनॉमिक कॉज, चौथा कॉज इंटेलेक्चुअल कॉज, और पांचवा कॉज इमीडिएट कॉज। तो ये तो कॉजेज हो गए किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। सोशल कॉज में हम पढ़ेंगे कि क्या सामाजिक परिस्थितियां थी फ्रांस की। पॉलिटिकल कॉज में पढ़ेंगे कि वहाँ राजनीति में क्या उथल पुथल हो रही थी। इकोनॉमिक कॉजेज में हम पढ़ेंगे फ्रांस की गिरती हुई इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसकी वजह से जो आर्थिक हालात पैदा हुए, जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। इंटेलेक्चुअल कॉज यानी कि देखिए, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, जमीन पर कोई भी रिवॉल्यूशन शुरू होने से पहले सबसे पहले वो शुरू कहाँ होगा? यहाँ होगा। जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तक हम कभी भी इस चीज को नहीं मान सकते। ठीक है, हम कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो हमको सबसे पहले ये रियलाइज होना जरूरी है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और आखिरी वजह है इमीडिएट कॉज, यानी कि तात्कालिक कॉज। तुरंत क्या हो, अभी क्या हो। अब देखिए, जैसे इंडिया में नोटबंदी हुई थी, उसके तुरंत बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ यूज होने लगी। उससे पहले ये यूज नहीं होती थी या कम होती थी, बहुत कम इनका मार्केट था। लेकिन नोटबंदी के बाद बहुत तेजी से ये सारी चीजें बढ़ी। तो वो एक तरीके की डिजिटल क्रांति थी हमारे कंट्री में। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी कुछ ना कुछ इमीडिएट कॉज होगा जो लोगों को तुरंत भड़काएगा कि बस बहुत हो गया, अब हम नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। ठीक है, तो अब आगे करते हैं बात। शुरू करते हैं सोशल कॉजेज से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत से पहले हमें समझना होगा कि फ्रांस की सोसाइटी कितने विभागों में, कितने भागों में बटी हुई थी, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। साथ में इंग्लिश में वर्ड लिख देता हूं। तो फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में बटी है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, जिसको कहते हैं हम पहला वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। एस्टेट को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। तो जो फर्स्ट एस्टेट है, इसमें कौन लोग आते थे? देवर क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी को हिंदी में कहते हैं पादरी। सेकंड में नोबिलिटी यानी कि सामंत। और थर्ड एस्टेट में हमारे आ जाते हैं आम लोग। ठीक है, जो तीसरा वर्ग हो जाता है, यानी कि कॉमन पीपल का। ठीक है, तो ऑल द कॉमन पीपल जो पहले और दूसरे का एस्टेट का हिस्सा नहीं होंगे, वो किस में आ जाएंगे? थर्ड एस्टेट में आ जाएंगे। तो अब इन 3 एस्टेट्स में तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? ऑब्वियसली बात है, या ठीक है, डिवाइडेड है सोसाइटी 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये कह रहे हैं कि हम प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे। ठीक है, और थर्ड एस्टेट को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी। ये पे करेंगे टैक्सेस, और ये करेंगे उन टैक्सेस पर एंजॉय। तो बताइए, बात सही है कि गलत है? ऑब्वियसली बात है, गलत है।
लेकिन बहुत टाइम लगा इन लोगों को ये रियलाइज़ करने में कि भैया हम पर जो है टैक्सेस का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक बात और बता दूं, ये थर्ड एस्टेट में जो कॉमन पीपल है इसमें ज़्यादातर लोग क्या होंगे, किसान होंगे, नौकरी पेशा होंगे, या मजदूर होंगे। ऐसे ही लोग इस थर्ड एस्टेट में मतलब एक कॉमन लोग होंगे जो आम लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम आम लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। ठीक है, तो सब टैक्सेस हम पे करेंगे और हमारी टैक्सेस पे इंजॉय कौन करेगा? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हमारे टैक्सेस पे इंजॉय करेंगे। दे विल एंजॉय प्रिविलेजेस। क्या ये टैक्सेस पे करेंगे? नहीं, नो टैक्सेस। ठीक है, ये टैक्सेस भी पे नहीं करेंगे। इस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी। तो फ्यूडलिक सोसाइटी में क्या होता था कि राजा अपनी कोई सेना नहीं रखता था, वो सेना के लिए हर बार इन नोबल्स के पास जाता था, इन नोबिलिटी के पास जाता था, सामंतों के पास जाता था। इनके पास अपनी अपनी रियासतें होती थी, अपनी अपनी टेरिटरी होती थी, जहां पर टैक्सेस लेने का अधिकार किनका होता था? इनका होता था, इनका राइट होता था टैक्सेस वसूलने का। ठीक है, तो नोबिलिटी ही सारे टैक्सेस यहाँ पे क्या करेगी? वसूलेगी। अच्छा, ये टैक्सेस वसूलने में ना कभी कभी अति कर देते थे। जैसे गेहूं पीसने की चक्की भी इन्हीं के पास हुआ करती थी, शराब बनाने की भट्टी भी इन्हीं के पास हुआ करती थी, रोटी बना सेकने वाली जो चूल्हे चौके हैं, ठीक है, भट्टियां, वो भी इन्हीं के पास हुआ करती थी। तो अगर जैसे आम लोगों को, किसानों को किसी को यूज वो करनी होती थी तो ये उसका भी हैवी चार्ज लेते थे। ठीक है, उसके भी टैक्सेस लोगों से लेते थे। ठीक है, अगर कोई जमीन बेचे, अगर ये आम लोग अगर अपनी जमीन भी बेच रहे हैं, जिसपे खेती कर रहे हैं, अपनी जमीन भी अगर बेच रहे हैं, तो उस जमीन बेचने पर भी इनका टैक्स लेने का पूरा पूरा अधिकार होता था। ये टैक्स लेते थे, 20% के आसपास टैक्स ये ले सकते थे उसमें। ठीक है, और जैसे अगर जंगली जानवर जो शिकार है, शिकार करना इनका शौक होता था। ठीक है, ये नोबिलिटी का शौक होता था, तो आम लोग शिकार भी नहीं कर सकते थे। जैसे जंगली जानवर अगर इनके खेतों में आ जाएं तो ये लोग कभी भी उन जंगली जानवरों को नहीं मार सकते थे। और महलों में भी क्या होता था कि जो इनके राजमहल हुआ करते थे, वहां ये लोग कबूतर पालते थे, और कभी कभार तो कबूतर इन बेचारे किसानों के खेतों को पूरी तरीके से सफाचट कर देते थे, और ये उन कबूतरों को ना तो भगा सकते थे, ना मार सकते थे, ना उड़ा सकते थे। अगर खा रहे हैं तो खाने दो। तो ये थी सिचुएशन। आज के सोशल कॉज में बस इतना ही। बाकी के कॉजेज़ को हम कल पढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।